हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत। आज हमारा संस्कृत का सबसे पहला दिन है। आज हम बेसिक पढ़ेंगे संस्कृत का और जानेंगे कि संस्कृत को कहाँ से शुरू करें ताकि आपको संस्कृत आसानी से समझ में आए, कोई भी डाउट कंफ्यूजन ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। तो आज हम बेसिक एकदम शुरू करेंगे, एकदम जीरो लेवल से लेकर आपको चलेंगे और हीरो लेवल तक आपको पहुंचाने की गारंटी मेरी। तो चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत किसे कहते हैं, क्या है संस्कृत। थोड़ा संस्कृत के बारे में जान लेते हैं। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, यानी कि सबसे प्राचीन काल में संस्कृत का ही बोलबाला था। संस्कृत में ही लोग बातचीत करते थे। इसे देव भाषा भी कहते हैं। देव भाषा कहने का मतलब है कि देवताओं की भाषा, यानी देव लोग, देवता लोग कौन से भाषा में बोलते थे, तो संस्कृत में बोलते थे। इसी को देववाणी भी कहते हैं। देव भाषा या देववाणी कहते हैं संस्कृत को। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद भी संस्कृत में ही लिखा गया है। वेद कितने हैं? 4 हैं। आपको ऐसे पता होना चाहिए वेद कितने हैं? 4 हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 होते हैं वेद। और वेद के रचयिता या वेद के लेखक महर्षि वेदव्यास को कहा जाता है। ये सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आप साथ ही साथ इसको नोट करते जाइएगा, यानी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आइए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है मैंने। तो मैंने यहाँ लिखा है संस्कृत के बारे में। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत को देव भाषा या देववाणी भी कहते हैं। देव भाषा या देववाणी भी कहते हैं। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है। और वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। वेद 4 हैं। कौन कौन? तो वेद 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद के लेखक महर्षि वेदव्यास को कहा जाता है। वेद के लेखक कौन है? तो महर्षि वेदव्यास को वेद के लेखक कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें संस्कृत का पहला टॉपिक क्या पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमको आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो और सब कुछ आसानी से समझ में आए। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना चाहिए। 2-3 टॉपिक ऐसा है जिसको आप बेसिक के रूप में पढ़ लीजिए। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आप कितने ही अच्छे तरीके से क्यों ना पढ़ लें, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक जब तक कंप्लीट ना होगा तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बेसिक समझिए एक जड़ है। जब जैसे पेड़ का जड़ जब मजबूत होता है तो पेड़ भी हरा भरा होता है और मजबूत होता है। जिस पेड़ का जड़ मजबूत नहीं होता है वो पेड़ जो है थोड़ा सा हवा चलने के बाद गिर जाता है। तो आप समझिए कि बेसिक जो है वो जड़ है और हम जड़ पे काम करेंगे, जड़ को मजबूत करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बेसिक टॉपिक में क्या पढ़ना चाहिए? तो पढ़ना चाहिए वचन। वचन मतलब कि संख्या, जिसको अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। तो वचन यानी कि संख्या। उसके बाद हमें पढ़ना चाहिए पुरुष। पुरुष यानी कि पर्सन। इंग्लिश में से पर्सन कहते हैं और हिंदी में या संस्कृत में से पुरुष कहते हैं। उसके बाद हमें पढ़ लेना चाहिए लिंग। लिंग यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है, इसी को इंग्लिश में मेल और फीमेल कहते हैं और हिंदी में जानते ही हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग पढ़ना चाहिए। और उसके बाद हमें कुछ गिनती सीख लेना चाहिए ताकि हमें कोई भी संख्या जो है गिनना हो तो आसानी से हम कर पाए और हम आगे बढ़ पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं बारी बारी से सारे टॉपिक को। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वचन की। वचन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, सब कुछ जानेंगे वचन के बारे में। तो आइए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है वचन। वचन किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल तो हमारा यही बनता है कि वचन किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक परिभाषा नहीं जानेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वचन किसे कहते हैं, ये सबसे पहला सवाल है। आइए जानते हैं वचन का परिभाषा। वचन का परिभाषा क्या होता है? तो वचन का मैंने अभी आपको बताया, वचन का हिंदी अर्थ कहिए, ये होता है संख्या। यानी आप समझ ही गए होंगे कि वचन का मतलब हो गया संख्या। तो जहां भी संख्या का बोध होता है, यानी कि नंबर की बात किया जाता है, जहां पे गिनती की बात किया जाता है, उसे कहते हैं संख्या यानी कि वचन। तो यही परिभाषा है, सिंपल सा परिभाषा है। इसे रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो क्या हुआ वचन का परिभाषा? जिससे संख्या यानी गिनती का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो आइए परिभाषा लिख लेते हैं एक बार। तो परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे, जिससे संख्या यानी गिनती का बोध हो।
जिससे संख्या या गिनती का बोध हो, या गिनती का बोध हो, जिससे संख्या या गिनती का बोध हो, बोध हो, जिससे संख्या या गिनती का बोध हो, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं, वचन कहते हैं। साथ ही साथ आप परिभाषा लिखते जाइए, अपने कॉपी में परिभाषा नोट करते जाइए, ताकि आपको आगे जाके फिर दोबारा मेहनत ना करना पड़े। जिससे संख्या गिनती का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। आइए अब बात करते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। वचन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, होते हैं। मैं यहाँ पे जोर डालकर बोल रहा हूँ कि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे हिंदी तो आपको वहां पे वचन 2 ही पढ़ाया जाएगा, एक वचन और द्विवचन। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आपको नंबर भी 2 पढ़ना होगा, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। लेकिन केवल संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, वचन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, बाकी हिंदी में 2, एक वचन और बहुवचन, इंग्लिश में भी 2, सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। आइए बात करते हैं कौन कौन 3 है। तो तीनों के नाम यहाँ पे लिख देता हूं। पहला जो होता है वो होता है एक वचन, और जो दूसरा नंबर पर होता है उसे कहते हैं द्विवचन। और जो तीसरा नंबर होता है वो होता है बहुवचन। ये तो आप जानते ही होंगे, बहुवचन। मैं इसे रिवाइज कर देता हूं थोड़ा, बहुवचन। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम बारी बारी से तीनों को समझेंगे, परिभाषा जानेंगे, इसका एग्जाम्पल जानेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं एक वचन का। एक वचन किसे कहते हैं? सबसे पहला हमारा टॉपिक बनता है एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं, इसका क्या परिभाषा है? देखिए, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, हमें अलग से कुछ भी रटने, याद करने, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नाम जो है एक वचन है। तो एक यानी कि एक संख्या, और वचन मतलब संख्या। हमने अभी आपको बताया था कि वचन मतलब संख्या होता है, और एक मतलब कि एक, यानी कि जहां पे केवल और केवल एक संख्या का बोध होगा उसे एक वचन कहेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से द्विवचन की बात करते हैं, समझ लेते हैं पहले, उसके बाद ही लिखेंगे। द्विवचन किसे कहेंगे? तो देखिए, द्वि मतलब होता है 2, और वचन मतलब क्या होता है? वचन मतलब होता है संख्या, यानी कि जहां पे केवल और केवल 2 संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं द्विवचन। है ना आसान? जहां 2 संख्या का बोध होगा द्विवचन, जहां एक संख्या का बोध होगा एक वचन। बहुवचन किसे कहेंगे? देखिए, बहु मतलब होता है बहुत। बहु जो है इसका मतलब होता है बहुत। एक होती है बहू जो घर में आती है, ससुराल आती है शादी के बाद, तो ये बहू नहीं है, ये बहु मतलब बहुत है, और वचन मतलब संख्या, यानी कि जहां पे बहुत सारे संख्याओं का बोध हो उसे कहते हैं बहुवचन। तो आपको समझ में आ गया होगा, जहां केवल एक संख्या का बोध होगा एक वचन होगा, जहां केवल 2 संख्या का बोध होगा वहां द्विवचन होगा, और जहां 2 से अधिक कहिए या ढेर सारा कहिए या बहुत सारा कहिए वहां पे बहुवचन होगा। आइए इसको परिभाषा के रूप में फटाफट लिख लेते हैं। तो सबसे पहला है एक वचन। किसे कहेंगे एक वचन? जिससे केवल एक संख्या का बोध हो, जिससे। अब आप भी परिभाषा लिख सकते हैं और खुद से लिख सकते हैं, किसी चीज को देखने, रटने, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिससे केवल एक संख्या का बोध होता है, केवल एक संख्या का बोध होता है, एक संख्या का बोध होता है, बोध होता है। जिससे केवल एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। तो ये हुआ इसका परिभाषा। जिससे केवल एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल कुछ जान लेते हैं। जैसे में क्या हो सकता है? जैसे में हो सकता है जैसे एक लड़का, एक लड़का, यानी कि केवल एक संख्या का बोध हो रहा है। अगर मैं बोलता हूं मैं, तो यहाँ पे मैं बोलने से क्या होता है? मैं अकेला हूं, यानी केवल एक संख्या का बोध होता है।
तो मैं भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर मैं किसी का नाम लेता हूं जैसे राम, तो राम भी एक ही लड़के का बोध हो रहा है, यानी यहाँ पर ये एक राम भी एक वचन ही हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं बोलता हूं श्याम, तो श्याम भी एक वचन हो जाएगा, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। यानी कि और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो एक वचन में होते हैं। तो एक वचन समझ में आ गया आपको, केवल एक संख्या का बोध होगा, एक वचन। बात करते हैं द्विवचन की। द्विवचन यानी कि द्विवचन किसे कहेंगे? तो द्विवचन मैंने आपको समझा दिया है। द्विवचन यानी कि केवल दो संख्या का बोध होगा, केवल दो संख्या का बोध होगा, न दो से कम न दो से ज्यादा, उसे द्विवचन कहेंगे। आइए इसका परिभाषा भी लिख लेते हैं। तो इसका परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे, जिससे केवल दो संख्याओं का बोध हो, केवल दो संख्याओं का बोध हो, जिससे केवल दो संख्याओं का बोध हो, उसे द्विवचन कहते हैं, द्विवचन कहते हैं। तो आगे समझ में आपको, जिससे केवल दो संख्याओं का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे हो जाएगा दो लड़के यानी कि दो संख्या का बोध हो रहा है। अगर मैं बोलता हूं हम दोनों, तो यहां पर भी दो संख्या का बोध हो रहा है। मैं बोलता हूं तुम दोनों, तो यहां पर भी दो संख्या का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से आप जहां भी दो संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहेंगे, जहां भी दो संख्या का बोध होगा उसे द्विवचन कहेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं बहुवचन किसे कहते हैं। बहुवचन हमारा तीसरा नंबर जो वचन है, वचन का प्रकार है बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन। आइए समझते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया, बहु मतलब होता है बहुत और वचन मतलब संख्या। यहाँ पे बहुत सारे संख्याओं का बोध होता है। तो इसका परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जिससे दो से अधिक संख्या का बोध हो, जिससे दो से अधिक संख्या का बोध हो, अधिक संख्या का बोध हो, जिससे दो से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जिससे दो से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग बोलने से क्या हुआ? हम लोग बोलने से ढेर सारे संख्याओं का बोध हुआ। हम लोग यानी कि हम एक नहीं है, हम अनेक हैं। इस प्रकार से अगर मैं बोलता हूं लड़के, तो लड़के बोलने से क्या हुआ? लड़के बोलने से ढेर सारे लड़कों का बोध हो रहा है, यानी कि बहुत सारे संख्याओं का बोध हो रहा है, तो ये बहुवचन में आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूं वे लोग, तो वे लोग भी बहुत सारे संख्याओं का बोध कराता है। मैं बोलता हूं तुम लोग, तो तुम लोग भी बहुत सारे संख्याओं का बोध कराता है। तो इस प्रकार से बहुवचन का परिभाषा और एग्जाम्पल होगा। आइए तो हमने समझा एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि संस्कृत किसे कहते हैं। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे देव भाषा या देववाणी भी कहते हैं। इसी भाषा में वेद पुराण को लिखा गया है। संस्कृत वेद जो है चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद के लेखक हैं महर्षि वेदव्यास। फिर हमने पढ़ा वचन। वचन किसे कहते हैं? जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि एक लड़का, दो लड़के, पांच लड़के, 10 लड़के। यहाँ पे वचन का मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया था, पर आप समझ गए होंगे कि वचन का एग्जाम्पल क्या होगा। जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का एग्जाम्पल वही तो एग्जाम्पल होगा। अब बात करते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं, वो भी संस्कृत में। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ संस्कृत में बार बार, क्योंकि हिंदी में भी वचन पढ़ना होता है, लेकिन हिंदी में 2 होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं। तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहेंगे? तो जिससे केवल एक संख्या का बोध हो, जिससे केवल एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे। जैसे कि एक लड़का, मैं, राम, श्याम इत्यादि। द्विवचन किसे कहेंगे? जिससे केवल 2 संख्याओं का बोध हो, जिससे केवल 2 संख्याओं का बोध हो,
उसे द्विवचन कहेंगे। जैसे दो लड़के, हम दोनों, तुम दोनों इत्यादि। बहुवचन किसे कहेंगे? जिससे दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, दो से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहेंगे। जैसे हम लोग, लड़के, वे लोग, तुम लोग इत्यादि। तो हमने पढ़ा वचन। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं पुरुष। पुरुष किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होते हैं संस्कृत में, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे पुरुष का टॉपिक। क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पुरुष। पुरुष किसे कहते हैं पहले ये समझ लेना चाहिए हमें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। पुरुष किसे कहते हैं संस्कृत में? बोलने वाले, सुनने वाले और जिस किसी के बारे में कहा जाए या बात किया जाए, इन तीनों को पुरुष कहते हैं। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिस किसी के बारे में कहा जाता है वो होता है प्रथम पुरुष, जिसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो पुरुष तीन प्रकार के होते हैं संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। आइए आगे जानते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा। तो सिंपल है, मैंने आपको बता दिया पहले ही, इसको एक बार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले और जिस किसी के बारे में कहा जाए। तो लिख लेते हैं परिभाषा। परिभाषा में ब्लू मार्कर से लिखता हूँ, बोलने वाले, बोलने वाले। आप भी साथ ही साथ नोट करते जाइए कॉपी में, जिससे कि आपको भी पढ़ने में आसानी हो जाएगा। बोलने वाले, सुनने वाले, अच्छा एक बात और मैं ऐड कर दूँ, बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, वक्ता। बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। सुनने वाले, सुनने वाले, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, श्रोता। तो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, बारे में कहा जाए, कहा या बोला जाए, कहा या बोला जाए, बोला जाए, जिसके बारे में कहा या बोला जाए, जिसके बारे में कहा या बोला जाता है, इसी को कहते हैं अन्य पुरुष, या फिर अन्य कह सकते हैं, अन्य। तो परिभाषा इस प्रकार से हम लिखेंगे, बोलने वाले यानी कि वक्ता, सुनने वाले यानी कि श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाए यानी कि अन्य को पुरुष कहते हैं। इन सब को क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं, कहते हैं। तो हमने समझ लिया कि पुरुष किसे कहते हैं। अब बात करते हैं संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, सब में पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। तो पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन पुरुष तीन प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो पहला जो है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को ही अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। तो उत्तम पुरुष, उसके बाद दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और जो तीसरा होता है वो होता है प्रथम, या फिर इसी को कहते हैं अन्य पुरुष, प्रथम या अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम या अन्य पुरुष। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं बारी बारी से सबको। तो पहला नंबर पर जो आएगा वो होगा उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? आइए परिभाषा देख लेते हैं। उत्तम पुरुष तो सिंपल, मैंने अभी आपको क्या बताया, जो बोलने वाला होता है, बोलने वाला यानी कि वक्ता, जो बोलने वाला वक्ता होता है उसे ही कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष। अगर आप बोलेंगे तो आप उत्तम पुरुष जाएंगे। यानी जो भी व्यक्ति बोलेगा, चाहे अकेले बोले या दो व्यक्ति साथ में बोले, बहुत सारा मिलकर बोले, तो जो भी बोलेगा वो हो जाएगा उत्तम पुरुष। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। तो मैं पहले परिभाषा लिख लेता हूँ। बोलने वाले को, बोलने वाले, और बोलने वाले को वक्ता भी कहते हैं, तो वक्ता, बोलने वाले या वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, को उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं।
पुरुष कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका परिभाषा हो गया। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या कुछ हो सकता है, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल से लिख देता हूँ। जैसे क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका एग्जाम्पल मैं हो गया, मैं उत्तम पुरुष। कोई भी बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को क्या कहता है, मैं ही तो कहता है। ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि तुम बोल रहा हूं, या ऐसा नहीं कह सकता ना कि वह बोल रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं कहते। बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को मैं कहकर ही संबोधित करता है। अगर दो व्यक्ति मिलकर बोलेंगे तो बोलेंगे हम दोनों। ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि तुम दोनों बोल रहे हैं, नहीं, हम दोनों बोल रहे हैं। तो बोलने वाला खुद को मैं बोलता है, अगर दो व्यक्ति है तो अपने आप को बोलता है हम दोनों। और अगर बहुत सारा है तो बोलेगा हम लोग। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं उत्तम पुरुष के। यानी उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है और बोलने वाला अपने आप को मैं, हम दोनों या हम लोग कहकर संबोधित करता है। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष, अच्छा एक बात मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष कहते हैं। सेकंड पर्सन कहते हैं मध्यम पुरुष को, सेकंड पर्सन। और वो प्रथम या अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन। अब आप कहेंगे कि सर प्रथम पुरुष लिखा हुआ है तो प्रथम मतलब तो फर्स्ट होता है, तो यहां तो ये फर्स्ट पर्सन होना चाहिए था, लिखे हैं आप थर्ड पर्सन। तो जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, लेकिन संस्कृत और इंग्लिश में जस्ट उल्टा ही है, ऐसा ही है। तो जो उत्तम पुरुष होता है वही फर्स्ट पर्सन होता है। और आप इंग्लिश में भी देखिएगा तो फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है। आई मतलब मैं और वी मतलब हम लोग। और उत्तम पुरुष में, संस्कृत में उत्तम पुरुष में मैं आता है, हम लोग आता है। तो उत्तम पुरुष ही फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में तो कोई झंझट है ही नहीं, सिंपल है। प्रथम या अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं, इसलिए इसका नाम अन्य पुरुष भी है। अन्य मतलब कोई दूसरा, थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी, तो अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। तो अंग्रेजी भी आप जो है याद रखिएगा, समझिएगा। आइए अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष किसे कहेंगे, इसका परिभाषा क्या होगा? तो अभी हम आपको बताए थे कि जब भी कोई बात करता है तो बात करने के बीच में एक सुनने वाला भी होना चाहिए। जब तक सुनने वाला नहीं होता है तब तक बात पूरा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं आऊं क्लास में, पढ़ाना शुरू कर दूं और कोई बच्चा पढ़ने वाला हो ही नहीं, तो अगर कोई गलती से देख लिया तो कहेगा कि ये पागल हो गया है, अपने आप ही बकर करता रहता है, यानी बोलता रहता है। तो सुनने वाला भी इंपॉर्टेंट है। जो सुनने वाला होता है वही तो होता है मध्यम। मध्यम मतलब बीच वाला। देखिए, उत्तम का बात अन्य पुरुष तक पहुंचाने में ये बीच वाला ही तो काम करेगा। तो बीच वाला यानी कि मध्यम वाला, तो मध्य में जो है वही मध्यम पुरुष है। मध्यम मतलब ये क्या काम करता है? सुनने का काम करता है। इधर सुनेगा और इधर बता देगा, इधर का बात सुनेगा और इधर बता देगा। तो बीच में जो होता है वो सुनने का काम करता है। तो सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। तो मैं लिख लेता हूं, सुनने वाले जिसे हम श्रोता भी कहते हैं, श्रोता। तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? इसका एग्जाम्पल हो जाता है तू या फिर तुम दोनों, या फिर कह सकते हैं आप दोनों, नहीं, आप दोनों, तुम लोग भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तुम लोग, आप लोग भी हो सकता है, आप लोग इत्यादि। अब जान लेते हैं तीसरा नंबर जो है पुरुष, प्रथम या अन्य पुरुष। प्रथम या अन्य पुरुष किसे कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि बोलने वाला
वक्ता जो होता है वो उत्तम पुरुष हो गया, सुनने वाला श्रोता जो है वो मध्यम पुरुष हो गया, और इसके अलावा जो बच गया यानी कि जिस किसी के बारे में बात करते हैं वो हो जाता है अन्य पुरुष। अगर हम राम के बारे में बात कर रहे हैं कि राम आज पढ़ने नहीं आया था, राम आज स्कूल नहीं गया था, राम आज खेलने गया था, तो राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम जो है यहाँ पे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का काम करेगा। जैसे हम बात करते हैं मार्कर का, ये मार्कर जो है ब्लैक है और ये मार्कर ब्लू है, तो इस मार्कर के बारे में बात करें तो ये मार्कर भी प्रथम या अन्य पुरुष बन जाएगा, यानी जिस किसी के बारे में बात करेंगे वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष बनेगा। तो आइए परिभाषा लिख देते हैं इसका। तो जिसके बारे में बात किया जाता है, जिसके बारे में कहा या बोला जाए, जिसके बारे में कहा या बोला जाए, जिसके बारे में कहा या बोला जाए उसे प्रथम या अन्य पुरुष कहते हैं, प्रथम या अन्य पुरुष कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। तो समझ गए हम कि प्रथम पुरुष कौन है, जिस किसी के बारे में बात करेंगे या बोलेंगे वो हो गया प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है किसी भी चीज के बारे में हम बात कर सकते हैं। हम राम के बारे में बात कर सकते हैं तो राम प्रथम पुरुष हो जाएगा, हम श्याम के बारे में बात कर सकते हैं तो श्याम प्रथम पुरुष हो जाएगा, हम और किसी वह के बारे में बात कर सकते हैं कि वह आज स्कूल गया था तो वह प्रथम पुरुष हो जाएगा। दो व्यक्ति है तो वे दोनों प्रथम पुरुष में आ जाएंगे, अगर बहुत सारा व्यक्ति है तो वे लोग प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। नहीं, इस प्रकार से बहुत सारा होता है। लड़के, अगर मैं बोलता हूँ लड़के तो सभी लड़के जो है उस किस में आ गया, प्रथम पुरुष में आ गया। अब मैं बोलता हूँ कलम, कलम प्रथम पुरुष में आ गया। यानी कि जिस किसी चीज के बारे में बात करेंगे चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, सब के सब प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में आ जाएंगे। तो ये है पुरुष, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका उपयोग जो है धातु बनाने में, अनुवाद बनाने में, सब में आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझिएगा आपको संस्कृत समझ नहीं आएगा। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हमने पढ़ा। तो पहले हम जान लेते हैं पुरुष। हम पुरुष पढ़े, पुरुष के तीन भेद होते हैं, तीनों का भेद जान लिए हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पुरुष किसे कहते हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए या बोला जाए उसे पुरुष कहते हैं। ठीक है, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, पुरुष तीन प्रकार के होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे किनारे होता स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि मैं भूल जाता हूँ और आप कहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते, तो आप ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे, तो बोलने वाला यानी कि वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, सुनने वाला यानी श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं, और अन्य पुरुष कौन हो गया, जिसके बारे में कहा या बोला जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल साथ में है, बोलने वाला मैं, हम दोनों, हम लोग, सुनने वाला तुम, तुम दोनों, तुम लोग, तुम, आप दोनों, आप लोग, ये सब जो है वो मध्यम पुरुष में आ गया। और उत्तम पुरुष में, सॉरी प्रथम पुरुष में या अन्य पुरुष में किसी के बारे में बात करेंगे वह हो जाएगा जैसे राम, श्याम, वह, वे दोनों, वे लोग, लड़के, कलमें, किताबें, कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग क्या कुछ पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं लिंग। लिंग किसे कहते हैं, क्या इसका परिभाषा आता है, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात होता है कि लिंग किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। ऐसे आपने पढ़ा होगा, चाहे हिंदी में पढ़ा होगा या इंग्लिश में पढ़ा होगा या संस्कृत में, लिंग पढ़ा होगा। लिंग जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग तीन प्रकार का होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्लीवलिंग, जिसे नपुंसक लिंग भी कहते हैं। अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में आपको दो ही प्रकार के लिंग पढ़ाया जाएगा, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसमें भी आपको दो ही प्रकार के जेंडर पढ़ाए जाएंगे। लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, तो दो ही प्रकार के जेंडर, एक मेल और दूसरा फीमेल। लेकिन संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो लिंग संस्कृत में तीन प्रकार के कौन कौन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिंग किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो लिंग किसे कहेंगे, जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो। जिस शब्द से, आप भी नोट करते जाइए अपनी कॉपी में ताकि साथ के साथ जो है आप भी नोट्स
जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं, लिंग कहते हैं। ये लिंग का परिभाषा हो गया। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे हो गया रामः, रामः यानी कि राम का नाम एक लड़का है, तो लड़का है यानी पुल्लिंग है। बालकः, बालकः यह भी एक लड़का है यानी पुल्लिंग है। अगर बोलता हूं मैं सीता, सीता, तो यहाँ स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है यानी कि स्त्रीलिंग हुआ लड़की है। बालिका, बालिका यहाँ भी लड़की है। उसी प्रकार से मैं बोलता हूं अगर फलम, फलम, तो फलम बोलने से यहाँ पर फल यानी निर्जीव वस्तु का बोध हो रहा है, और निर्जीव वस्तु को संस्कृत में नपुंसक लिंग में रखा गया है, तो फलम जो है इसमें आ जाए। अगर मैं बोलता हूँ पुष्पम, पुष्पम, तो ये भी निर्जीव है यानी कि ये भी इत्यादि, ये भी नपुंसक लिंग में आ जाएगा। तो हमने जाना कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आइए इसको लिख लेते हैं और परिभाषा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे हम कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो मैं बारी बारी से यहाँ पर लिखूंगा और उसका परिभाषा भी देते जाऊंगा। तो सबसे पहला नंबर जो लगा होता है लिंग, वो होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग ऐसे, पुल्लिंग ऐसे दिखाता है। तो किसे कहते हैं पुल्लिंग? आखिर क्या है इसका परिभाषा, आइए जानते हैं। तो जिस शब्द से केवल पुरुष जाति का बोध हो, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष यानी कि मेल, पुरुष जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, बोध होता है। जिस शब्द से देखिए मैंने से लिखना भूल गया, तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। इसका परिभाषा हो गया। जिस शब्द से पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे क्या इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा? जैसे हो जाएगा रामः, रामः। इस प्रकार से मैं बोलूं श्यामः, तो श्यामः एक लड़का है, तो ये भी जो है पुल्लिंग हो जाएगा। अश्वः, अश्वः यानी कि घोड़ा, घोड़ा, तो अश्वः में पुल्लिंग हो जाएगा। बालकः, बालकः भी पुल्लिंग हो जाएगा। नहीं, अगर मैं बोलता हूँ गजः, गजः मतलब होता है हाथी, तो पुल्लिंग हो जाएगा। व्याघ्रः, व्याघ्रः मतलब बाघ, तो पुल्लिंग हो जाएगा, इत्यादि। यानी कि ये सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग है, सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग है। आइए अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। दूसरा नंबर जो लिंग होता है वो होता है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, आइए सीखते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, क्या परिभाषा होगा? जैसा कि पुल्लिंग का परिभाषा हुआ वैसा ही सिंपल सा परिभाषा स्त्रीलिंग का भी है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होगा उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। सिंपल है। आइए परिभाषा लिखते हैं। तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे
स्त्रीलिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा सीता। जैसे सीता, सीता बोल रहा हूं तो एक लड़की है यानी एक स्त्री है, तो सीता जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। मैं बोलता हूं बालिका, बालिका, तो बालिका मतलब लड़की, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं अश्वा, अश्वा मतलब होता है घोड़ी, जैसे अश्वा मतलब घोड़ा होता है, अश्वा मतलब घोड़ी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे हो जाएगा गजा, 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 गजा मतलब हाथी, गजा मतलब हथनी, ठीक है। जैसे होता है व्याघ्र मतलब बाघ, और व्याघ्रा मतलब बाघिन, व्याघ्र मतलब बाघिन, तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग होता है इत्यादि। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा और आपको शायद पता भी होगा। लेकिन एक और लिंग होता है जो केवल संस्कृत में होता है, और उसका नाम है क्लीव लिंग या नपुंसक लिंग। क्लीव लिंग या नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, ये केवल संस्कृत में ही मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्लीव लिंग या नपुंसक लिंग इसी को कहते हैं, दोनों एक ही है। आइए जानते हैं इसका क्या परिभाषा होता है। तो संस्कृत में, केवल संस्कृत में जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, यानी कि जिसमें जान नहीं है, जो निर्जीव है, जैसे कि मार्कर, तो ऐसे वस्तुओं को क्लीव लिंग या नपुंसक लिंग में रखा गया है जिसमें जान नहीं है, यानी कि जो पुरुष भी नहीं है और जो स्त्री भी नहीं है, जो पुरुष भी नहीं है जिसमें और जो स्त्री भी नहीं है, उसे क्लीव लिंग या नपुंसक लिंग में रखा गया है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे जिस शब्द से निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, निर्जीव जिसमें जान नहीं है, निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, जिस शब्द से निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, जिस शब्द से निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं, लिंग कहते हैं। जिस शब्द से निर्जीव वस्तुओं का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे फलम, फलम निर्जीव है, यानी फल जो है निर्जीव है, तो इसमें आ जाएगा फलम। पुष्पम, पुष्पम, पुस्तकम, पुस्तकम, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें आता है मित्रम, मित्रम, देखिए मित्रम जो है यहाँ पर लिखे हैं, मित्र जो है या तो पुल्लिंग हो जाता है या तो स्त्रीलिंग। अगर लड़के का दोस्त है तो पुल्लिंग, लड़की का दोस्त है तो स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ मित्रम जो है वो नपुंसक लिंग में रखा है। कैसे? क्योंकि संस्कृत में मित्र को नपुंसक या निर्जीव में रखा गया है, इसलिए तो मित्रम इसी में आता है। ओके, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जैसे कलमम हो जाएगा, कलमम इत्यादि। तो इस प्रकार से निर्जीव वस्तुओं को नपुंसक लिंग में रखा गया है। तो हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा लिंग। आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, समझ लेते हैं। अच्छा, एक बार दोहरा लूं और समझ लूं, इसके पहले एक ट्रिक बताता हूं आपको, जिससे आप पहचान सकते हैं कि क्या कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है, कौन नपुंसक लिंग है। अगर आप गौर से देखे होंगे, समझे होंगे, तो आपको एक चीज जो है देखने को मिल रहा होगा कि जितने भी पुल्लिंग है सबके अंत में देखिए एग्जाम्पल में विसर्ग लगा है। विसर्ग मतलब ये दो बिंदु जो है ना, उसे विसर्ग है, विसर्ग लगा है। रामः विसर्ग लगा है, श्यामः विसर्ग लगा है, अश्वः विसर्ग लगा है, बालकः विसर्ग लगा है, गजः भी विसर्ग लगा है, व्याघ्र में भी विसर्ग लगा है। यानी कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में विसर्ग लगा होता है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में विसर्ग लगा होता है। और स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा है। सीता आ की मात्रा, बालिका आ की मात्रा, अश्वा आ की मात्रा, गजा आ की मात्रा, व्याघ्र आ की मात्रा। तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगा। हाँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि सभी में लगे होते हैं, सब में आ की मात्रा लगे ही होते हैं, और जो आ की मात्रा में होता है वो स्त्रीलिंग होता है,
ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। मेरे कहने का मतलब है कि ज्यादातर शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं उनमें आ की मात्रा लगा होता है, ठीक है, ज्यादातर 100% नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा जो है चांस होता है कि आ की मात्रा है तो स्त्रीलिंग। अब नपुंसक लिंग या क्विलिंग को पहचानने का क्या तरीका है, जिसके अंत में हलंत म लगा हो। देखिए हलंत म यहाँ है, यहाँ भी हलंत म है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि नपुंसक लिंग के शब्दों के अंत में हलंत म लगा होता है, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। आइए एक बार समझ लेते हैं क्या हमने पढ़ा है। तो हमने पढ़ा लिंग, जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जिस शब्द से केवल पुरुष जाति का बोध होता है, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग होता है, जैसे राम, श्यामा, अप्सरा, बालिका, गजा, व्याघ्र। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सीता, बालिका, अश्वा, गजा, व्याघ्र इत्यादि। जिस शब्द से निर्जीव वस्तुओं का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे फलम, पुष्पम, पुस्तकम, मित्रम इत्यादि। तो ये हो गया हमारा लिंग। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज के लिए बस इतना ही। और अगर इस टॉपिक को और डिटेल से जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा संस्कृत का कोर्स ले सकते हैं। संस्कृत के कोर्स में आपको कंप्लीट संस्कृत सिखाया जाएगा ग्रामर के रूप में, जो भी आपको पढ़ना है 10th बोर्ड एग्जाम में सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिलेगा संस्कृत ग्रामर का, और ये सब कुछ मिल रहा है आपको केवल और केवल 49 रुपीज, यानी कि सॉरी 49 बोल, माफ कीजिएगा, 49 नहीं, 49 नहीं, 49 नहीं, 99 रुपीज। 99 रुपीज में आपको मेरा संस्कृत का कोर्स भी मिल जाएगा, संस्कृत का कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको 49 रुपीज का फ्री में इसका PDF नोट्स भी मिल जाएगा। फ्री में आपको 49 रुपीज का PDF नोट्स भी मिलेगा। 99 रुपीज देने के बाद आपको इसका कोर्स मिलेगा, और कोर्स के साथ ही साथ आपको PDF नोट्स फ्री मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आज के लिए बस इतना ही, स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।